इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर पहली चीज तो हमें जो समझ में आनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। ठीक है, इफ आई से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन एज आई एम यूजिंग द वर्ड प्लेन, तो प्लेन का मतलब सिंपली यू आर टॉकिंग अबाउट अ टू डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, प्लेन इज समथिंग विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ टू डायमेंशन, so दैट इज वाई जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली मेक अ प्लेन। ठीक है, you know this very well, this is the origin, ये हमारी reference lines होती हैं, this is x axis positive and this is minus x axis, this is positive y, this is negative y, ये origin के coordinates हैं 0,0। now अब यहाँ पे first thing that you need to understand is we have divided this whole into 4 quadrants. This is quadrant 1, second quadrant, the third one and the fourth one. ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब ये क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे ही हम टू एन एक्सटेंट जज कर सकते हैं। एट टाइम्स कभी क्वेश्चंस आए तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई we can at least judge and we can at least make out कि okay this is the particular quadrant in which the particular figure or whatever it is lies. ठीक है, and it is not necessary that whatever is given in the question lies in a particular quadrant. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे you know कि x and y अगर मैं बात करूँ दोनों की तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, y is positive and x is negative. Similarly यहाँ पर x and y both negative और यहाँ पर x positive y negative, हाँ, and x is positive. ठीक है, तो ये होता है। नाउ अब यहाँ पे बेसिकली जिसे देखो अगर हम बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट करें, ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो चीज सिखाई जाती है वो होती है कि हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आता है डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, मतलब द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला अपनी जगह सही है, बट सपोज इफ आई गिव यू कि देयर इज अ पॉइंट हियर, ठीक है, लेट्स जस्ट से इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया दैट इज x2, y2. So if I say that there is a line joining these two, so that will give you the displacement or the distance between these 2 points. तो अब अगर मैं देखूं कि मुझे ये कैसे पता, मतलब how can I figure this particular thing out, तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बहुत easily understandable है, you don't need to mug it up, वैसे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल ही है, बट जरा सोचो, what I can say is this is x1, ये जो पॉइंट है ये x1 है and this point is x2. This distance, this one, this is y2 and this particular is y1. Now अब जरा सोचो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, the distance between points, let's just say A and B, तो what I'm doing is पहले तो I'm trying to make a triangle. My intention is to make a right angle triangle जिसमें पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसे हाइपोटेनस बना के निकाल लूं। ठीक है, तो what is this distance, the base of this particular triangle, मुझे मालूम है यहाँ से लेके from the origin ये x2 पॉइंट है और ये है x1, तो कैन आई से दिस डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इज x2 माइनस x1। अगर मैं इतने डिस्टेंस की बात करूं तो ये है y2 माइनस y1, क्या बोल सकता हूं मैं, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया, सॉरी ये मैंने y1 यहाँ लिख दिया जस्ट से, ये y1 एक्चुअली होना चाहिए ऊपर, क्यों, क्योंकि दिस इज द पॉइंट जिसके बेसिस पे मैं x1 और y1 ले रहा हूं, तो दिस रिप्रेजेंट्स x1, दिस रिप्रेजेंट्स y1, तो मुझे ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस डिस्टेंस, तो मतलब ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो आई कैन से कि यहाँ पर बेस इज x2 माइनस x1 एंड द परपेंडिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज y2 माइनस y1, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरा अंडर रूट में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे पहली चीज, क्या मैं y2 माइनस y1 ले रहा हूँ तो मैं y1 माइनस y2 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि देखो एज आई एम डूइंग होल स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, but the essential thing that is to be kept in mind or that is to be focused always is x2 के साथ x1 लेना है, y2 के साथ y1 लेना है, तो यहाँ पे suppose if I take these first, तो मैं x2 माइनस x1 कर रहा हूँ चलेगा,
y2 माइनस y1 कर रहा हूँ चलेगा, बट अगर मैं इन्हें लेता हूँ x2 y2 नहीं कर सकते। हाँ, तो x1 के साथ y2 नहीं कर सकते, y1 के साथ x2, वो एक कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है ऑप्शन। गेटिंग इट? तो दिस इज द वेरी फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम बेसिक से बात करें तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो बोल सकते हैं तुम्हें, ठीक है। और एक और चीज जो बोलते हैं जो अक्सर बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है, वो क्या होता है कि एक होता है, उनने कहा पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट, पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड दिस इज सी? अच्छा अच्छा नहीं, बताओ ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ ठीक है। कैन आई से दिस इज द ओनली पॉइंट, दिस इज द ओनली लोकेशन व्हाट द फॉर सी, मतलब सी के लिए सिर्फ क्या यही लोकेशन हो सकती है? नहीं, ऊपर भी तो हो सकती है ना, ए से सी और बी से सी। बिल्कुल। तो आई वुड से कि फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी I can actually draw a line perpendicular or the perpendicular bisector of AB and all the points on this particular line, ठीक है। C could be any point on this perpendicular distance, क्योंकि होता क्या है, at times we get confused, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं it is equidistant तो you cannot take this to be the midpoint, but हाँ अगर उन्होंने midpoint कहा है तो definitely फिर हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जाके मुझे नहीं पता तुमने क्वेश्चंस किस तरह के देखे हैं, बट देयर कुड बी क्वेश्चन। एक सेकंड, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है? कैसा? मतलब अगर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स अगर ये बोले तो ये वाला जो आपने बनाई है लाइन, ये पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबिलिटी। ओनली पॉसिबिलिटी है। हाँ, बट अगर उन्होंने कहा C is the midpoint, तो that this particular C value becomes the only possibility, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट और मिड पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। नाउ उसके बाद जाके देयर कुड बी सर्टेन क्वेश्चंस वेयर you are given 1, 2, 3 or 4 points. Suppose they give you 3 points, so they might ask you that prove that the points are collinear or check whether they are collinear or not. So how can you check that the 3 points are collinear? Collinear मतलब they lie in the same straight line. तो हम चेक कैसे कर सकते हैं? या तो y हो सकता है या सेम x हो सकता है, सबके कोऑर्डिनेट। नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ऐसा है ना, और लाइन ऐसी बन रही हो, तो फिर क्या सेम आएगा? अच्छा। क्योंकि when you make a line like this, तो फिर क्या? कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ कांस्टेंट भी कैसे होगा? सपोज आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस और मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया और तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया। लीनियरिटी दैट इज कोलिनियर हम सिर्फ इस बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं, जो सिंपल वे है। देखो दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने कहा ए बी डिस्टेंस निकालता हूँ, फिर मैंने कहा मैं बी सी डिस्टेंस निकालता हूँ एंड आई एड दीज टू डिस्टेंसेस ए बी प्लस बी सी। इफ इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए सी तो ऑब्वियसली ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, इफ दे आर नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर जरा सा भी इंक्लिनेशन जैसा कुछ आ जाता है, तो यू विल से दैट द 3 पॉइंट्स विल डेफिनेटली मेक अ ट्रायंगल। लीनियर होंगे, अगर तीनों एक लाइन में होंगे तो दे वोंट मेक अ ट्रायंगल, अदरवाइज दे विल, ठीक है। और एक इसीलिए द सेकंड तरीका यह है कि देयर इज अनदर फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देता है हमें। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना चाहो इन ऑर्डर टू प्रूव कोलिनियर, तो वो भी हम कर सकते हैं। आई कैन से दैट इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इफ इट इज 0, तो मतलब ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं। समझ में कुछ आया? है ना। तो ये हो जाते हैं, दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला जो एट टाइम्स आते हैं। सेकंड चीज, इसके अलावा आते हैं, कितनी बार आते हैं, मैं तो छोड़ दिए कितनी बार, और ये कितना इजी है। अब द थिंग इज कि अब मैं क्या कहूं, बट ठीक है। देखो अभी इतने टाइम चलते चलते तुम्हें समझ में आया कि
इतने कम सिलेबस में, मतलब देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो हलवा होते थे हमेशा, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हलवा होते थे, लॉगरिथम्स के होते थे, फंक्शन रिलेटेड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, अच्छा हाँ, अच्छा याद आया मुझे, मैं वो भूल गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व जो करना है हमें, है ना, उसका मेथड, तो आई विल गेट बैक टू यू, मुझे ध्यान ही नहीं था। हाँ, तो वो तो मैं करवाता हूँ। यहाँ पे ये अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी अगर हम बात करें तो करीब हम कह सकते हैं एक आधा क्वेश्चन तो आता ही होगा मिनिमम। हाँ, तो एक क्वेश्चन का मतलब होता है 3 मार्क्स। लॉगरिथम में भी मिनिमम तुम कह सकते हो कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, है ना, दो में से एटलीस्ट एक भी अगर बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है और दूसरे पे हम ना भी स्विच करें, तो यू वुड रियलाइज कि क्वांट में तुम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तक तुम बहुत इजीली पहुंच गए, मतलब मिनिमम, ठीक है। तो हम वहां पर हैं जहां पर हमें पहुंचना है, और वैसे भी हमें वहां पर एक्सेल करने की, हमारा फोकस वैसे भी वहां पर ये नहीं है कि हम एकदम फाड़ दें कि फॉन्ट का पूरा ऐसा खतरनाक सा है। DILR हमारा स्ट्रांग है, हमारा VS स्ट्रांग है, हमें यहाँ से बस मिनिमम निकालना था, तो मिनिमम निकालने के हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके और अभी भी टाइम है, तो वी कैन डेफिनेटली मेक इट वेरी इजीली। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँ कि बच्ची ने 99% स्कोर किया और मैं एडवांटेज उठाऊँ कि मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा, कि मैं ऐसे इंटरव्यू लूंगा कि मिस कशिश चतुर्वेदी इज हियर एंड आज हम उनसे बात करेंगे कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस इंटरैक्टिव लर्निंग में रजनीश सर से पढ़ने का, और क्या क्या उन्होंने सीखा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और बहुत सारा मैं से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना के रखूंगा और 1 घंटे पूरा लेके बैठूंगा तुम्हें। तो ये मेरा जो मेरा प्लान है, फ्लॉप मत करना, है ना, और उसको बढ़ाने के लिए कम से कम 96 97 परसेंटाइल इज द लीस्ट, इतना मिनिमम चाहिए। 98 तक तो आराम से चाहिए। हाँ, इसलिए तो मैंने लीस्ट कहा कि 97 96 तक तो मिनिमम, और मैं तो कह रहा हूँ तुमने टॉप कर दो, क्या मजे आ जाएंगे तुम्हें उसमें ऐसा हो जाएगा कि फिर विल बी लाइक, पहली बार ऐसा होगा कि चलो ठीक है, यू नो। अच्छा तुम देखना, टॉपर्स बेसिकली कौन होते हैं? टॉपर्स होते हैं जो IITs और IIM से हो चुके होते हैं, मतलब IITs के बच्चे होते हैं जो, है ना, जो मैथमेटिकल स्ट्रीम के होते हैं, और फिर ऐसा है कि यार बच्ची मैथमेटिकल स्ट्रीम की नहीं थी, ह्यूमैनिटीज लेके टॉप कर गई लोग, वैसा हो गया। तो फिर मैं तो ये सब झांकी में आ जाऊंगा कि फिर उसके बाद जाके सर खतरनाक डिमांड में, सर को पता चल रहा है कि 9th 10th 11th 12th पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, कैट की इतनी सारी बैचेस चल रही हैं कि सर अब आप ही देख लो। ठीक है, तो उस चीज को फोकस करते हुए, हाँ आंसू आ गए खुशी के मारे। हाँ गुड, थोड़े से बचा के रखो, फिर उस दिन भी तो रोना रहेगा तुम्हें। उस दिन तो ओके, हाँ चलो बैक टू टॉपिक। तो यहाँ पे अब एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस हो गए, बेसिकली कुछ दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, जैसे सपोज इफ दे गिव यू 3 पॉइंट्स एंड दे माइट आस्क यू दैट check whether this is मतलब the question is based on finding the area of the triangle and it could be an equilateral triangle or isosceles triangle या scaling। तो उसके बेसिस पे थोड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला √3/4a², है ना, तो एक ये होता है। उसके बाद जाके हम कह सकते हैं कि देयर कुड बी 4 पॉइंट्स गिवन टू यू। अब 4 पॉइंट से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लाइक अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर, अ रोम्बस और पैरेललोग्राम इन जनरल, एक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल, या ट्रेपेजियम बन सकते हैं। तो तुम्हें इन सब की प्रॉपर्टीज आई थिंक जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें एक पूरा वो बना के दिया था, तो वो है ना, हाँ, तो उसको बहुत अच्छे से याद करके रखना, बिकॉज उसकी जरूरत पड़ेगी। आई एम नॉट श्योर एज टू किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, बट स्टिल। हाँ, और एक और चीज, टॉकिंग अबाउट सर्कम सर्कल, इन सर्कल, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कम सेंटर की बात चल रही है या किसी और चीज की, है ना। अगर हमें टेंजेंट्स और इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है और उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से हमें समझ में आती हैं, और सर्कम सेंटर एंड इन सर्कल, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, और एक और चीज, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो रहते हैं, जैसे पॉइंट्स ऑफ मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, द सेंट्रॉइड, उसकी प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, फिर उसके बाद जाके इंटरसेक्शन और क्या, एंगल बाइसेक्ट, हाँ, ये तीनों चीजें, तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में तुम्हें यूज करनी पड़ेगी होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। नाउ वी कैन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। मुझे एक बात पूछनी है, ये जो लिखा है आपने 3√3/4a², तो ये जो अपन को उसमें
प्लेन में देंगे कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो उसमें ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर, ए रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो वो तो तुम्हारे पास सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा. बट इफ अ क्वेश्चन इज टर्न्ड और ट्विस्टेड इन वन और द अदर वे कि you know first of all you are expected to find the distances, then judging on what kind of triangle it is formed, तो वहां पर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और पहले उसके डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे. तो साइड्स अगर निकलेंगी और तीनों इक्वल होती है, देन यू कैन अप्लाई दिस रूट 3/4 a स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, एल्टीट्यूड क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? अच्छा, हाइट तो होता है, मगर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, चीजों को अगर नहीं भी याद हो तो मेक श्योर दैट यू हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस कि तुम उसी टाइम डिराइव कर लो. जैसे इफ आई से दैट द साइड इज a एंड इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2. यू कैन प्रूव द टू पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल एज कॉन्ग्रुएंट, और फिर यू कैन फाइंड दिस. कितना होगा ये? √a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर. ठीक है. और वैसे भी अगर तुम चाहो तो एक और तरह से क्रॉस चेक कर सकते हो. यू नो दैट द एरिया इज √3/4 a स्क्वायर एंड दैट हैज टू बी 1/2 इनटू बेस व्हिच इज गोइंग टू बी द साइड इनटू h. तो यहां से कैंसिल करके 2 कर दिया, a से स्क्वायर हटा दिया, h की वैल्यू आ गई √3a/2. ठीक है. तो चीजें अगर याद नहीं रहे तो एटलीस्ट जो या तो चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू डिराइव देम. ठीक है. ओके. नाउ उसके बाद जाके देयर इज अनदर फॉर्मूला कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट 2 पॉइंट्स, वी आर इन अ स्टेट जहां पर वी आर गिवन 2 पॉइंट्स एंड देयर इज अनदर पॉइंट हियर, एंड this particular point is dividing this line segment in a particular ratio. Let's just say it is m/n. ठीक है. There is point A, B and this point is C. So I'm taking the coordinates. मैंने कहा this is x1 y1, this is x2 y2 and this is let's just say x, y. तो इनमें रिलेशन क्या होता है? We don't need to go on to the derivation part, but simple way में अगर देखें तो रिलेशन क्या होता है? The coordinate of point C x1, x coordinate जो रहता है वो होता है, ध्यान रखना how this goes, m into x2, mx2 plus n into x1. ये उल्टा चलता है, nx1 upon m plus n. This gives you the x coordinate of the point which is dividing the line segment in a particular ratio. सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो सब कुछ सेम है, बस x1 x2 की जगह y1 y2 आ गया. तो फॉर्मूला हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. जैसे अगर रेशियो गिवन है, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब रेशियो हमें गिवन होता है. when ratio is given, अगर आपको रेशियो गिवन है तो हम ये यूज करेंगे. एंड इफ दे टेल यू दैट x कोऑर्डिनेट x y मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b एंड c तीनों अगर दिए हुए हैं, एंड इफ दे टेल यू टू फाइंड द रेशियो इन विच दिस c इज डिवाइडिंग द पॉइंट्स द लाइन सेगमेंट ab, तो उसके लिए क्या होता है? देखो, I can use this particular formula m/n वाला, but the thing is if I take the ratio as m/n, तो होता क्या है, in this particular equation you will find that you have two variables, एक m है और एक n है. और हमें हमारे पास एक और बेटर तरीका होता है to take the ratio as, जैसे मैंने कहा ये a है, ये c है और ये b है, तो हम रेशियो को k/1 ले लेते हैं. k/1 लेने का एडवांटेज ये है कि यू डोंट नीड टू अप्लाई द होल फॉर्मूला कि y के लिए भी निकालो, x के लिए भी निकालो, तुम किसी एक पे ही निकाल लो. ठीक है. अगर मैं जैसे सपोज यहाँ पर अगर m/n की जगह सिर्फ k/1 ले लेता हूँ, तो एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा k. x1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, m प्लस n की जगह k+1 आ जाएगा और ऊपर k ही रहेगा. तो दिस विल गेट रिड्यूस्ड टू अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो एक ही इक्वेशन से आपका काम हो जाता है.
तो x की वैल्यू हो जाती है, जैसे मैंने कहा k/1, तो इफ आई से दैट दिस इज 1, तो मैं कहूँगा 1 × x2 प्लस k × x1 अपॉन k + 1। तो ये पूरी इक्वेशन में x2, x1 और x की वैल्यू पुट करो एंड a की इक्वेशन से काम हो जाएगा। अब लेट जस्ट से k की वैल्यू आई 3:4, तो हमारा रेशियो है 3/4:1, तो रेशियो हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू यूज सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो किस तरह के कहाँ पे यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे लेट जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अभी हम सेंट्रॉइड की बात कर रहे थे, तो वी नो दैट द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच एंड एवरी मीडियन इनटू द रेशियो ऑफ 2:1, ऊपर से नीचे, है ना। तो वहां पे हमें सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मीडियन, अच्छा सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आया कि द थ्री कोऑर्डिनेट्स, ये ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पॉइंट्स के, वर्टाइसेस के, एंड दैट टेल यू टू फाइंड द मीडियन। तो मीडियन यहाँ कहीं, अब तुम बताओ कैसे निकालोगे? कैन यू डायरेक्टली फाइंड इट? तो हम लाइंस खींच देंगे और लाइंस खींच देंगे, ठीक है, ये मैंने लाइंस खींच दी, अब बताओ। और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि अपन को m और n तो पता है 2 और 1, और फिर कोऑर्डिनेट वाइज अपन x1 2:1 का लेट जिससे मुझे फॉर्मूला भी पता हो, तो ये पॉइंट मुझे निकालना है, ये पॉइंट मेरे पास है भी नहीं, और ये ही पॉइंट है सर। देखो तो हम b और c निकालेंगे, उसको हम हाफ कर देंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका वही है ना। नहीं, we are talking about the median divides the base into two equal parts, so I would say कि this part is equal to this part। तो first of all what we need to do is हम पहले b और c का मिडपॉइंट का रेशियो हो जाएगा, तो वो अपन को बीच का पॉइंट मिल जाएगा, और फिर उससे अपन a और b जो वो पॉइंट है उसका। हाँ, तो ये चीजें थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहां पर इन चीजों में अगर टाइम बच जाता है सोचने का टाइम बच जाए अगर, तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ कंक्लूजन्स। सेम इज द केस अगर प्रॉपर्टीज तुम्हें एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ मिले, या फिर एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ मिले, तो डू यूज देम। ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना के प्रॉपरली रखना एंड ट्राई टू मर्ज ऑल थिंग्स। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर यही सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट के लिए लगाऊं, तो जरा सोचना, मुझे मालूम है m/n is 1:1, तो अगर मैं लिख रहा हूँ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैंने कहा x इज इक्वल टू mx2, मतलब 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 2, 1 + 1। ठीक है, तो मिड पॉइंट का रिड्यूस्ड फॉर्मूला, ये जो सेक्शन फॉर्मूला था, इसका रिड्यूस्ड वर्जन फॉर द मिड पॉइंट बिकम्स, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y इज इक्वल टू y1 + y2/2। तो ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो these two are the like the midpoint formulas। ठीक है, एंड द थर्ड अगर बात करें, अब यहाँ पर भी यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड कैन चेक कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड अच्छा, अभी तक तुमने देखा तो किस किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें याद आ रहे हैं? आर देयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला? उसमें वही था कि लाइक दे गिव कोऑर्डिनेट्स फॉर ट्रायंगल का एंड देन आस्क टू फाइंड आउट द एरिया फॉर द ट्रायंगल। ओके, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूले की अगर हम बात करें, दो फॉर्मूलाज तो हमने देख लिए, और मिड पॉइंट इज लाइक द स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, 1:1 के रेशियो का। तो अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सपोज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, हाँ, देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न, और वो पैटर्न फॉलो करना जरूरी है। Suppose if I say this point is A, x1, y1, this point is B, x2, y2, and this point is C, x3, y3. So, if they tell you to find the area of this triangle, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बनता है वो बहुत यूनिक है। मतलब एरिया का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कुछ ऐसा है, अंडर रूट। अब ध्यान रखना व्हाट आई एम डूइंग, x1
if I'm picking x1, पहली चीज I'll have to go in anti-clockwise direction. ऐसे anti-clockwise direction में चलेगा तो you need to understand this. x1 अगर x1 लिया है तो x1 को छोड़ दो, anti-clockwise आगे बढ़ो तो you'll switch on to from A to B और वहां पर y2 लिया minus y1, you are going anti-clockwise, ठीक है. Plus then you can again as we are going anti-clockwise तो x1 के बाद मैं x2 ले रहा हूँ, I cannot take x3. तो ये y2 minus y1 to y3 क्यों नहीं हुआ सॉरी हाँ my bad. हाँ x1 y2 minus y3 plus x2 लिया है तो y3 minus y1 and plus x3 becomes y1 minus y2. This is the formula. तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो ये वाला, बस इसमें पैटर्न यही ध्यान रखना है. एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करो. यू कैन इवन स्टार्ट विद x2 अगर लिया तो y3 minus y1, फिर x3 y1 minus y2 और फिर उसके बाद जाके प्लस x1. मतलब पैटर्न यहाँ पर किसी भी तरह से आए. हाँ इधर बुक में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू ये वाला दिया है, इधर अंडर रूट नहीं. हाँ सर एक सेकंड, मैंने 1/2 नहीं लगाया. अरे हाँ सॉरी मैंने हेरॉन्स फॉर्मूला का डाल दिया. जस्ट अ सेकंड, इसको हटाओ. वन बाय टू ये. हाँ ठीक है. हाफ वो मुझे हेरॉन्स फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी याद आ गया. ओके तो एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ठीक है. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला. और कोलिनियरिटी जैसे अभी पहले भी बताया था, कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए भी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 तो वहां पे. अच्छा एक और चीज मुझे याद है, व्हेन इट कम्स टू सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला में अभी तक हम कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, बट देयर कैन बी क्वेश्चंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ बाइसेक्शन ट्राई सेक्शन एंड क्वाड्रा सेक्शन. 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो या 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सपोज मैंने कहा कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है एंड देयर आर 3 पॉइंट्स व्हिच आर डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो हम कैसे निकालेंगे? तो विल नीड टू स्विच ऑन टू एक करके चीजों. कैसे? मैंने पहले ये निकाला तो मैंने कहा दिस इज सी डी एंड ई. तो मैं पहले क्या करूंगा, आई विल फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. कैसे? मैंने रेशियो ले लिया 1:2 क्योंकि मुझे ए और बी पता है. ये तीनों पॉइंट्स नहीं पता है मुझे, है ना. तो मुझे सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट्स पता है, तो पहले मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स के बेसिस पे सी निकालूंगा. इंस्टेड अगर तुम चाहो तो इससे भी एक बेटर तरीका क्या होता है, तुम ये मत निकालो. व्हाट यू नीड टू डू इज, एक काम करो, ये है ए, ये है बी एंड दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज सी. तो हम डायरेक्टली डी निकालते हैं क्योंकि डी के लिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 plus x2/2 y1 plus y2/2 से वो निकल जाएगा. अगेन व्हेन यू गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट d तो c becomes the midpoint and e also becomes the midpoint. तो वो सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी भी रहेगा और जल्दी जल्दी निकल जाएगा. और अगर पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन रहे तो हम ये नहीं कर सकते. हाँ मैंने कहा दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज बी. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वही करना पड़ेगा. एनी ऑफ द एनी अमंग सी एंड डी. मैंने लेट जैसे डी निकाला तो मैंने रेशियो ले लिया 2:1 का एंड देन व्हेन आई हैव डी मिड पॉइंट फॉर्मूला से सी निकाल लिया. ठीक है. ओके नाउ ये इसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल बेसिक था. आई थिंक इसके बाद जाके यहाँ पर देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज जो आगे उन्होंने दिए हुए हैं. जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया. अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि हाउ टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइंगल वेयर द वर्टाइसेस आर गिवन. तो उसके लिए भी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला ऑलरेडी होता है. इफ द 3 पॉइंट्स आर गिवन टू यू, मैंने कहा दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज ए.
अगर तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो सेंट्रॉइड जी जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। ये जी एक्स है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा x y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। एंड ये जितने भी फॉर्मूलाज अभी तक हमने देखे, बी इट डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेंट्रॉइड का, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल्स में भी चलते हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी चलते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है। तुम्हें आते हैं क्वेश्चंस? ओके, करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस जी एक्स, अगर जी जेड निकालना होता तो वो हो जाता z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, मतलब दिस जस्ट एन एक्सटेंशन। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें तो x क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। सिमिलरली y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर भी ऐड हो जाता है, ठीक है। और दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स, ठीक है। अब सेंट्रॉइड के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, तो यू हैव दैट फॉर्मूला। नाउ इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, सोचो इन सेंटर के बारे में। इफ यू गो ऑन फाइंडिंग द इन सेंटर ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल, दिस वन, ऑल्दो वी हैव द फॉर्मूला, बट सोचो कैसे निकाला जाता है। क्या कोई डायरेक्ट मेथड हो सकता है? इसमें अपन इसको पहले साइड से अगर ज्वाइन कर दे, ओके, तो वो उसका ये कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। डू आई नीड टू एक्सटेंड दिस? ठीक है, हाँ, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। अब बताओ, और ये एंगल्स हो गए 90 डिग्री। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अपन इसको फिर ये अपन वैसे मीडियन कैसे नहीं कर सकते? रेशियो होना चाहिए ना उसके लिए, तो मीडियंस का रेशियो होता है 2:1। यहाँ पर कोई रेशियो है क्या? नहीं है। पक्का नहीं होता रेशियो? मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये नीचे वाला तो मिल जाएगा तीनों साइड्स के। यू मीन दीज पॉइंट्स? हाँ। ओके, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, यू नीड टू फाइंड दिस पॉइंट एंड यू आल्सो हैव दिस पॉइंट, तो कैन यू से डिस्टेंस फॉर्मूला आके दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस? ओ या राइट, हाँ हाँ। तो वैसे निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला इज आल्सो गिवन टू यू। अब देखो यहाँ पर उन्होंने दिया है डायरेक्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। हाँ देखो, अब यहाँ पर मगर दिस इज समथिंग अ बिट डिफरेंट, ठीक है। जैसे देखो, इफ आई से दिस ट्रायंगल इज ABC, तो A के ऑपोजिट वाली साइड इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल a, B के ऑपोजिट वाली साइड इज स्मॉल b एंड C के ऑपोजिट, वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड C। अब यहाँ पे दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला रिक्वायर्स 3 थिंग्स, या टू बी प्रिसाइज हम कह सकते हैं 2 थिंग्स। ये थोड़ा सा लेंदी भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू डू इट। क्योंकि देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे निकालना है दिस पर्टिकुलर इन सेंटर, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं, तो मेरा पहला स्टेप होगा टू फाइंड द डिस्टेंसेस A, B एंड C, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, डिस्टेंसेस। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, देखो, फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू हो जाएगा ax1 प्लस by1
प्लस सी, एक सेकेंड, x2 वही, जस्ट सेकेंड यार, हमारा फॉर्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन 3, a प्लस A plus B plus C. मिड पॉइंट तो याद आता है, a प्लस बी प्लस सी। अब ये फॉर्मूला लगा के अगर मुझे ये, एंड द एक्स कोऑर्डिनेट इज द वन ऑफ द सेंटर, है ना। अब ये फॉर्मूला अगर मैं लगाने की बात करता हूँ तो जरा सोचो मुझे क्या करना है। द क्वेश्चन इज इन लाइक 4 स्टेप्स, क्योंकि a निकलेगा, b निकलेगा, c निकलेगा, एंड फिर 4th स्टेप में y निकलेगा और x निकलेगा, और फिर 5th स्टेप में y निकलेगा। 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 स्टेप्स, चौथी बार में x कोऑर्डिनेट, 5वीं बार में y कोऑर्डिनेट। तो ये 5 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। बट अगर हम यहाँ देखें तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ कैन यू गेट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि अगर जो अभी हम बात कर रहे थे लगाने की, वहां पर इफ आई नीड टू फाइंड दिस पॉइंट, आई शुड नो द सेक्शंस और द रेशियो वो तो है ना 1:1। 1:1 क्यों? स्केल एंड ट्राइंगल हुआ तो नहीं, क्या किसका रेशियो पता करना है? अरे अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना, लेट जैसे दिस इज कैपिटल डी, D। तो हम पहले भी क्या बात कर रहे थे कि सपोज अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूं, ये पॉइंट अगर मेरे पास हो और ये पॉइंट मेरे पास हो, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ला के दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस कर सकता हूँ। मगर उसके लिए अगर ये पॉइंट निकालना है तो उसके लिए BD/DC का रेशियो चाहिए, और रेशियो तुम कह रहे हो 1:1 होगा। तो अब अगर मैंने कहा कि मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एंड इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, तो क्या ये जरूरी है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस इज द मिड पॉइंट? क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट होता है तो यू मीन टू से दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है क्योंकि देखो, अगर दिस इज इक्वल टू दिस है, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज कॉमन, तो दीज टू ट्राइंगल्स हैव टू बी आइसोसेलेस एटलीस्ट, मतलब कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये एक आइसोसेलेस एटलीस्ट बन गया। और स्केल एंड ट्राइंगल होगा तो यू कैन नॉट से दैट द 3 साइड्स आर इक्वल, तो वहां पर हमें दिक्कत आएगी। यू कैन से दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, BE is equal to BD from the property of tangents, हाँ, tangent है ना। अब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अगर लगाते भी हैं तो भी हमारा काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं BE is equal to BD लगाऊंगा तो आई विल गेट वन इक्वेशन कंटेनिंग यहाँ के x1 y1, यहाँ के x2 y2, मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो अननोन रहेंगे इन द वेरी सेम इक्वेशन। तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। अब या तो फिर मैं ये करूं कि मैं यही करते जाऊं, मैंने कहा BD इज इक्वल टू DC या DE, और यहाँ पर इन दोनों में एक रिलेशन आया, देन आई से दैट AE इज इक्वल टू AF, और फिर एक रिलेशन ड्रॉ किया, एंड देन CF इज इक्वल टू CD, फिर एक रिलेशन ड्रॉ किया। हाँ, इसीलिए 5 स्टेप में जाके सॉर्ट हो जाएगा, रिलेटिवली बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। तो दिस इज अबाउट द इन सेंटर इन अ ट्राइंगल। तो द फॉर्मूला, ये चीज ध्यान रखना, इज नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस, क्या कहते हैं इसे, द कोऑर्डिनेट्स, सॉरी द कोऑर्डिनेट्स, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, हाँ, ये अगर इन केस ऐसा हो, ये चीज तुम यूज कर सकते हो कि व्हाट इफ अगर ट्राइंगल स्केल एंड ट्राइंगल की जगह आइसोसेलेस या इक्विलैटरल दिया हो, या एटलीस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हो, तो वो कर सकते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ हो तो अब कंपेयर करो क्या सिचुएशन। वहां पर 5 स्टेप की जगह रिड्यूस हो जाएगी 4 स्टेप, क्योंकि एक डिस्टेंस निकाला तो दूसरा उसके बराबर ही आएगा।
ठीक वो है, बस थर्ड मगर साइड का हमारी, जो इक्वल नहीं है वो निकालना पड़ेगा। हाँ बट फिर प्रॉब्लम है कि आप 4 स्टेप में करोगे या 5 स्टेप में करोगे, आपको ही नहीं पता, क्योंकि आपको कौन सा पता है कि कौन सी दोनों साइड से इक्वल है। तो दैट reduces the question to 4 to 5 situations, 4 to 5 steps. इक्विलैटरल अगर दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बट वहां पर तो फिर क्या है कि वी कैन सिंपली यूज ज्योमेट्री, और वहीं पे क्योंकि अगर ऐसा रहा तो वो मीडियन, इन सेंटर, ये सेंटर सारा के सारा कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, बट उससे पहले अगर आइसोसेलेस होता है तो व्हाट कैन वी डू, क्योंकि मैं कहूंगा कि मैंने डी पॉइंट निकाला मिड पॉइंट से, विच इज 1 स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने एफ निकाला, ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। और डिस्टेंस फॉर्मूला थर्ड स्टेप, गिविंग यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। क्या? अरे अगर लेट्स जस्ट से इफ आई कंसीडर दिस ट्रायंगल ABC टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आई वुड से AB इज इक्वल टू AC अगर है, या आई से दैट BC इज इक्वल टू, हाँ AB इज इक्वल टू AC अगर है, तो आई कैन से दैट ABD ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल। नहीं, मगर बात वही है, वो इक्विलैटरल जब तक नहीं होगा तब तक काम ही नहीं होगा, क्योंकि इससे मैं सिर्फ डी पॉइंट के बारे में बोल सकता हूँ कि आई कैन फाइंड पॉइंट डी, क्योंकि BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। बट अगर मुझे एफ पॉइंट निकालना है एंड आई कंसिडर दिस टू बी द मिड पॉइंट, तो FC इज इक्वल टू AF होना पड़ेगा। और FC इज इक्वल टू AF होने का मतलब हो गया कि BFA एंड BFC ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, स्टेटिंग दैट AB इज इक्वल टू AC। तो मतलब वो आइसोसेलेस की जगह फिर इक्विलैटरल ही होगा। तो हमें ये समझ में आता है कि इन एनी केस, आइसोसेलेस में भी हमें का मतलब नहीं निकलेगा। वी कैन ओनली रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग दिस इन सर्कल इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसी में हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और वैसे भी अगर उन्हें इन सेंटर निकलवाना है तो वो फिर तुम्हें इक्विलैटरल ट्राइंगल तो देंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है। So this is about in center of a triangle. Now there are certain questions based on it, but these are like direct questions, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने directly A, B और C के vertices दिए हुए हैं, मतलब the question that I have, and all you can do is you can simply find the values of the distances A, B, C, coordinates दिए हुए, formula लगाओ, खत्म करो। AX1 plus B, X2 plus C, X3 upon A plus B plus C, ठीक है। अब बात करते हैं circumcenter की। Now what is circumcenter? Perpendicular bisector. Okay, तो circumcenter के बारे में क्या कर सकते हो? circumcenter के केस में क्या किया जा सकता है? तो अब इधर तो we know ना कि perpendicular bisector, तो फिर तो वो मतलब सारी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, तो फिर तो हम वो कर सकते हैं। मतलब we'll have to take the sides out सब में, बट वो कर सकते हैं other than the, हाँ देखो, we have one method और हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर इफ यू कुड, अरे यार ये समझ लो ये सीधा ही है, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इफ अगर हम कोई अच्छा तरीका, एक सिंपल वे निकाल सकें तो, ठीक है। तो इफ आई से दैट दिस इज द इन सेंटर, तो यहाँ पे तुम क्या तरीका प्रपोज कर रहे हो? कि परपेंडिकुलर इन सेंटर एंड सिर्फ परपेंडिकुलर होता है, अरे सॉरी, सर्कमसेंटर, मतलब एंगल बाइसेक्टर, हाँ तो वो बाइसेक्टर नहीं होता, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दैट मींस कि इट बाइसेक्ट्स द लाइंस ऑफ द ट्रायंगल। तो फिर अब B और C जो नीचे है, वो नीचे जो आएगा D पॉइंट, तो दैट विल बी द रेशियो 1:1। तो अपन फिर सेक्शन फॉर्मूला से उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, ये लो मैंने कहा, और मैंने ये और ये ले लिया, ठीक है। तो यहां से मैंने ड्रॉ किया, यहां से मैंने किया, एंड ये यहां से किया, सेक्टर एंड अ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इफ यू से, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं,
तो यू मीन टू से यू प्रपोज दैट डी निकाल लो, फिर एफ निकाल लो, एंड देन डी ई एफ निकाल लिए तीनों। हाँ, पर फिर अपन वो सेकंड वाला जो अपन उस, हाँ फिर अपन क्योंकि DO is equal to O ओ से बी, हाँ ओ सी, तो उससे अपन, और ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। अगर तुम्हें OB इज इक्वल टू OA करना है तो फिर DEF की जरूरत ही क्या है? नहीं है। हाँ भाई सही बात। इसीलिए यहाँ पर ऑल आई कैन डू इज, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है 2 बार, मुझे ये कुछ भी फोकस नहीं करना है इन पर, मुझे बस ये करना है कि OA निकालना है, O के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, OA इज इक्वल टू OB, ठीक है, एंड एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी कंटेनिंग x एंड y, तो दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉट एग्जैक्टली लीनियर, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब एक पार्ट आएगा जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, और वो है सॉल्विंग इट। क्योंकि देखो अगर मैंने कहा मैं OA निकालता हूँ, लेट जस्ट से मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स रैंडमली अभी कंसिडर कर लेते हैं 1,3, मैंने कहा 2,4 एंड 3,7, ठीक है, तो तुमने कहा इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, तो मैंने कहा ये एक डिस्टेंस हो गया अंडर रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड मैंने कहा BO, ये OA है, और मैंने कहा OB अगर मैं निकालूं तो दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इक्वेट कर दिया दोनों को तो रूट की साइन हट गई और फिर सब सारे ब्रैकेट्स खोल दिए और x और y के टर्म्स में आ गया, तो उसको सॉल्व कर दिया। दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, माइनस 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 माइनस। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पर सब जगह पर ये x स्क्वायर्स एंड एवरीथिंग कट रहे हैं तो फिर ठीक है, बट तो हो जाएगा। अगर यहाँ पर नंबर की जगह तुम्हें क्या और कोई पॉसिबिलिटी आती है इसमें ट्रिक करने के लिए कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर आपको हाँ ठीक है हो जाएगा। हाँ तो बेसिकली यू कैन से दैट OA इज इक्वल टू OB इक्वेट कर दो और OB इज इक्वल टू OC इक्वेट कर दो, एंड फिर उसके बाद जाके दिस विल गिव यू 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और उसके बाद जाके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सर्कमसेंटर ना, तो ठीक है, अब वी कैन स्विच ऑन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लाइंस के बारे में, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली आर लाइंस। तो लाइंस की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो देखो यहाँ पर द थिंग इज, मुझे पता है कि अगर ग्राफिकली या कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे इफ आई टॉक अबाउट अ लाइन, तो अरे इसका भी पता है एक ये है कि ये यहाँ से इधर नहीं चलता, हम बनाए क्यों वैसे। तो अब इन लाइंस का क्या, अगर मेरे पास एक लाइन है तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या होता है, आई कैन से दैट आई कैन हैव 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स, जैसे अगर हम इफ वी गो ऑन काउंटिंग, तो हमारे पास एक तो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज द x कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट। फिर उसके पास जाके मेरे पास एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये क्या तो पहले हम ये देखते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें MC क्या है, वही समझना है अभी, एक सेकंड। पहले तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू दिस फॉर्म। तो जरा समझो हाउ कैन आई डू दिस, ये हम कर रहे हैं क्योंकि रिलेशन जरूरी है, ठीक है। देखो इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस अपर ऊपर वाली, तो मैंने कहा by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, y इज इक्वल टू माइनस a बाई bx माइनस c बाई b। तो दिस माइनस b by minus a by b and minus c by b, this represents the slope and this represents the constant. अब
पहले हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि स्लोप का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ लाइन, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज यू आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स, और अगर कोऑर्डिनेट्स भी दिए हो तो क्या कोई और भी तरीका होता है जिससे मैं लाइन के बारे में थोड़ा बहुत पता करूं? तो बिल्कुल एक ऐसा तरीका होता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्लोप पता करना। व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्लोप? स्लोप को मैं सिंपल वे में कह सकता हूं कि स्लोप सिंपली रिप्रेजेंट्स द इंक्लिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैंने कहा अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं तो I need to have a number of things when I talk about finding the equation of this line. But if I want to know more about this line, तो एटलीस्ट उसका अगर मुझे exactly सिर्फ इंक्लिनेशन मिल जाए तो मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। क्योंकि देखो, if let's just say that I know that this particular line is making an angle of 60 degree with the positive direction of x-axis, हमेशा positive direction of x-axis, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे अगर ये 60 डिग्री बना रही है तो आई कैन से कि मैं एक जनरल इक्वेशन बना सकता हूं इस लाइन की, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली लाइन विच कैन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। All the lines which are parallel to this particular given line, this will also make an angle of 60 degree. Similarly, if you draw, अरे यार बहुत ही उल्टा जाता है। Similarly, if you draw, no matter how many lines you draw, you can have infinite number of lines which are parallel to this particular given line. तो पहली चीज स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप तुम्हें एटलीस्ट एक जनरल आइडिया दे देता है, एंड इट कुड बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो स्लोप सिंपली रिप्रेजेंट्स tan 60। ठीक है, क्योंकि हमें इंक्लिनेशन बताना है तो हम करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस एट अ पर्टिकुलर एंगल रिप्रेजेंट स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली स्लोप। अब स्लोप के बारे में तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, तो रिलेशन देख लेते हैं कि हाउ स्लोप रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट्स। चलो इसको हटा दो, नहीं यार दूसरा ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। सपोज मैं अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं एंड अगेन आई ड्रॉ अ लाइन, लेट्स जस्ट से मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो अब ये पॉइंट अगर लेट्स जस्ट से मतलब मुझे अगर इस लाइन पर कोई दो पॉइंट्स पता है, ठीक है, आई नो दैट नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ लाइन इट इज, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन रहेगा वो कितना रहेगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, एंड इट विल डेफिनेटली मेक अ ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं इधर भी ले लूं तो मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता हूँ राइट में। अगर ये लाइन इधर भी हुई, या मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लाइन ऐसी है कि ये यहाँ पर है, तो मैं इसे पीछे रिट्रेस करके या अपनी एक्स एक्सिस को उस साइड शिफ्ट करके लेफ्ट या राइट में या लेफ्ट में, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम अभी इस तरह का लें तो आई नो दैट ये एंगल tan of this particular angle, let's just say this angle is theta, तो मैंने कहा tan theta represents slope, मुझे tan theta निकालना है, मतलब मुझे निकालना है y of this triangle and x of this triangle, बस यही। अब ये कितना है, let's just say this point is x1 y1 and this point is x2 y2, this point is x3 y3। तो यहाँ पर मेरा काम बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो मुझे यहाँ पे, वैसे मैंने बनाया कुछ इस तरह से है, मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट आई विल से कि अगर मैं सिर्फ दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ, द पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन, तो मैं कहूँगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। क्या m क्या है? m is the slope. M is equal to tan theta, that represents the slope of the line, which is the inclination of the line with the positive direction of x axis। तो वो कितना हो जाएगा, तो उसका सिंपल फॉर्मूला अगर हम कहें तो हम डिराइव कर सकते हैं, मगर why to go in deep into it, मतलब नहीं है अभी। तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, और इससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो this is like relating the coordinates with the slope of a line। ठीक है, अब स्लोप्स के बारे में एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज द सेम। जैसे अभी मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी यहाँ पे, तो अगर इनका इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सेम है
तो मतलब ऑब्वियसली इनका स्लोप भी सेम होगा. The two lines, if they are parallel, their slopes are same. And what about the relationship between two lines? The relationship between the slopes of two lines, if they are perpendicular to each other. So let's just say this is a line and this is another line. और इनके बीच में अगर angle है 90 degree का, so there is a relation between their slopes that is m1 into m2 is equal to -1. m1 into m2, product of the slopes of two perpendicular lines is -1. ठीक है, तो ये रिलेशन हम वहां पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आई वुड रेकमेंड कि ये लाइंस वाला पार्ट है ना, मुझे लगता है ये बहुत काम की चीज है. एंड ये मैं तुम्हें बताऊंगा 11th क्लास की एनसीईआरटी से, मगर ये वाली नहीं, अप्लाइड मैथमेटिक्स की नहीं, क्योंकि यही एक लास्ट वाला पार्ट बाकी है. एंड यहाँ पर तुम्हें 11th क्लास की जो बुक है उसमें स्ट्रेट लाइंस का एक चैप्टर है, और वो जो स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर है वो तुम्हें बहुत डिटेल्ड में और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये सारी चीजें बता देगा.